नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 और आज इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि बस अब कुछ मिनट बाकी है और महाराष्ट्र, झारखंड और 5 राज्यों की जो 15 विधानसभा सीटें हैं, फिर उसके बाद ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के 5 क्षेत्रों में मौजूद अपने संवाददाताओं के साथ अभी जुड़ना जरूरी है क्योंकि बस अब अगले कुछ मिनट और वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या जानकारी मिल रही है, वो क्विकली हम दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद हमारे खास मेहमानों से परिचय होगा। सबसे पहले हमारे साथ विदर्भ से, जहां विधानसभा की 62 सीटें आती हैं, उस इलाके के सबसे बड़े शहर नागपुर से पायल मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मराठवाड़ा, जहां से विधानसभा की 46 सीटें आती है, उस मराठवाड़ा के सबसे बड़े शहर औरंगाबाद से हमारे साथ सिद्धार्थ मौजूद है। सिद्धार्थ गौतम के पास भी हम जाएंगे। फिर आप आइए पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सीट पुणे, वहां पर वैभव सोनावणे हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में 72 सीटें आती हैं और सबसे बड़ा जिला और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर पुणे, वहां से हमारे साथ वैभव जुड़ेंगे। और नॉर्थ महाराष्ट्र, जहां बीजेपी, शरद गुट, शिवसेना का असर सबसे ज्यादा है, उसके सबसे बड़े शहर नासिक से हमारे साथ लक्ष्मण घटोल मौजूद है। और महाराष्ट्र की राजधानी, देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई से मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, इस वक्त मुंबई में किस तरीके से चल रही है वोटिंग? पायल फिर आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले विवेक, किस तरह की वोटिंग इस वक्त चल रही है? इनफैक्ट चलिए पायल का ही रुख कर लेते हैं। पायल, कहां पर मौजूद है और किस तरीके की वोटिंग इस वक्त देखी गई है वहां पर? देखिए, हम मुंबई से दूर नागपुर सेंट्रल में है इस समय है। आप देख सकते हैं एक छोटा सा पोलिंग बूथ है हमारे सामने। अभी भी वहाँ पे रुबिका लाइन लगी हुई है, कई सारे लोग अभी भी मौजूद है। वो वेट करें कि उनको मौका मिलेगा अपना बैलेट कास्ट करने के लिए। बहुत एक महत्वपूर्ण इलेक्शन है, चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम विश्वास की बात करें। बहुत सारे मुद्दे रहे हैं इस पूरे इलेक्शन में। लोग अभी भी कहीं ना कहीं लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं और ये गढ़ है जो नितिन गडकरी का है, जहाँ से वो आते हैं। ये गढ़ है देवेंद्र फडणवीस का, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री वो वहाँ से आते हैं। सबसे अहम बात जो है कि आरएसएस का गढ़ है और जो पूरा नैरेटिव हमने देखा है 2024 के जो असेंबली पोल्स का, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वेदर इट इज़ वोट जिहाद और वेदर इज धर्म युद्ध, सो मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है, पर अभी तक एनकरेजिंग टर्नआउट रहा है। नागपुर से कम जो हमें दिख रहा है, अभी भी लोग खड़े। आप मुझे बताइए, इस बार जो नागपुर की जनता है वो क्या सोच के वोट करेंगी? क्या रहेगा आपके मन में? विकास के लिए नितिन गडकरी जी, ये है सब विकास के लिए सब। आप बताइए, एक महिलाओं का मामला भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रहा है इस इलेक्शन में। हर कोई चाहता है कि महिलाओं के वोट को साधे। आप क्या सोच करके वोट करने आएंगे? विकास हो पूरा इसका, मोहल्ले का, नागपुर का। जगह जगह पानी नहीं है, गड्ढे पड़े हैं। आपको लगता है कि इस बार जो सरकार आएगी वो आप लोगों के लिए काम करेगी? अभी तक के जो काम हो रहा है उसके बारे में तो सही हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है। और नागपुर ये बन रहा है विकास का ये गढ़। और जितने रोड हो रहा है और जितने रोड बने हैं, इतने रोड मैं जब से देख रहा हूँ उसमें ये वाले, क्योंकि हमारे रोड के मंत्री भी आपके नागपुर से है, लेकिन यानी विकास एक तो बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा पायल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक और मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण घटोल इस वक्त मौजूद हैं, जो कि नासिक में मौजूद है। लक्ष्मण, वहां किस तरीके का माहौल है? और मुझे आपके पीछे तो लंबी महिलाओं की कतारें दिखाई दे रही है, बहुत भीड़ है। दोपहर तक महाराष्ट्र के यानी कि नासिक जिले में 45% जो मतदान हुआ था, उसके बाद मगर दोपहर के बाद 3 बजे के बाद ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही मेरे पीछे, ये सब चुनाव क्षेत्र है। इस हर चुनाव क्षेत्र के
बाहर ऐसी कतार जो है अपने को दिखने को मिल रही है। महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा दिख रही है। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में ये जो बीजेपी सरकार है, एकनाथ शिंदे का गठ उनके साथ है, अजित पवार की एनसीपी जिनके साथ है, ये जो महायुति का गठबंधन है, उन्होंने एक लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में लाई थी। उसका बड़ा असर जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा महाराष्ट्र में देवेंद्र यानी कि नासिक और नॉर्थ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भारत के जो देश के जो पीएम है वहाँ यहाँ पे आ चुके थे। राहुल गांधी जी भी आए थे। उनको लेकर ये महाराष्ट्र में पूरा माहौल जो है अपने को दिखाई दिया। देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में ही नारा लगाया था कि धर्म युद्ध का जो नारा था वो देवेंद्र फडणवीस का, उन्होंने नासिक के ही सभा में लाया था। राहुल गांधी ने जो यहाँ पे आके बात की वो थी संविधान बचाने की, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे यानी कि उनके बीजेपी ने जो नारा लगाया था वो था बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेपे। इन सारे मामलों को लेकर, इन सारे चुनावी जुमलों को लेकर महाराष्ट्र का ये वो इलाका जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, और यही वजह है कि सबने पूरी ताकत यहाँ पर लक्ष्मण जो है झोंकी भी और वो दिखाई भी दी है। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त विवेक गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक कहाँ पर मौजूद है? इतनी सुस्त क्यों इस बार वोटिंग महाराष्ट्र में देखी जा रही है? मतलब मुझे लगता है इस बार तो बहुत ही ज्यादा सुस्ती है। बिल्कुल सही कहा रूबिका, आपने देखिए उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन ने पूरी प्लानिंग की थी। देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो वोटिंग थी तो वो वीकेंड से जोड़ के रखी गई थी, यानी कि शुक्रवार को होती थी, शनिवार इतवार छुट्टी, या फिर सोमवार को होती थी, शनिवार इतवार सोमवार को छुट्टी। तो लंबा वीकेंड समझकर जो मुंबई की जनता थी और मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है उनकी जनता थी वो छुट्टी पे चली जाती थी। इस बार उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की कि इस बार वीक डेज पर और बिल्कुल बीचों बीच चुनाव रखा जाएगा, यानी कि बुधवार को। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बुधवार को चुनाव है तो बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलेंगे, चुनाव वोटिंग करेंगे। देखिए आप भी मुंबई में कई दिन रही ना, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, मौसम भी ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, सुबह शाम लोग आसानी से निकल सकते हैं। तो पूरी प्लानिंग के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख चुनी 20 नवंबर दिन बुधवार वीक डेज में रखा कि ताकि ये उम्मीद लगा सके कि बहुत ज़्यादा वोटर्स अपने घर से बाहर निकलेंगे और वोटिंग करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था रूबिका कि महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज मैक्स टू मैक्स 55 से 60% होता है। अगर 60% होता है तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन को उम्मीद थी कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो परसेंटेज है वो ब्रेकआउट होगा और ज़्यादा वोटिंग होगी। अनफॉर्चुनेट 3 बजे के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज आया वो मैच 42.15 महाराष्ट्र था। से अभी फाइनल डेट बार आने बार वाला है। हाँ, फाइनल आंकड़ों का हम भी इंतजार करेंगे। लेकिन फिर भी विवेक, आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर नहीं वोटर बाहर निकल रहा है और वोट डाल रहा है तो फिर वो जो 5 साल शिकायत वाला जिसे कहते हैं ना हक, वो हक भी कहीं ना कहीं खो देता है। अब जरा महाराष्ट्र की उस राजनीति का जिक्र कर लूं जो अब सबसे ज्यादा ज्वलंत तरीके से उभर कर आ रही है। कल रात करीब 10 बजे बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी, सांसद सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिटकॉइन घोटाले का आरोप लगाते हैं। बीजेपी कई ऑडियो क्लिप और चैट जारी करती है। इसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आरोपों के मुताबिक 2018 में जो गेन बिटकॉइन नाम की एक स्कीम थी, वो स्कीम चलाई गई और स्कीम को चलाने वाले शख्स का नाम अमित भारद्वाज था। स्कीम जहां से चलाई गई वो जगह थी पुणे। लोगों ने ऑफर दिया लोगों को कि आप 1 बिटकॉइन खरीदेंगे तो आपको लगभग 1.8 बिटकॉइन, लगभग 2 बिटकॉइन उसके बदले मिलेंगे। बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल पैसा होता है जिसको कभी भी बेचकर कैश में बदला जा सकता है। हालांकि भारत में यह गैर कानूनी है। उसी बिटकॉइन के खरीद फरोख्त के मामले में एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ है और ये ऑडियो क्लिप जो है वो आईपीएस रविंद्र पाटिल की तरफ से जारी किया गया है। चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी। इस कंपनी से जुड़े हुए हैं आईपीएस जिनका मैं जिक्र कर रही हूं, पाटिल। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 2022 में आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल को बिटकॉइन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 14 महीने वो जेल में रहे। जिस इस स्कीम के तहत बिटकॉइन को खरीदा गया था वो गायब हो गए। जब आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल जेल से बाहर आए तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट गौरव मेहता से संपर्क किया। गौरव ने उन्हें बताया बिटकॉइन का वॉलेट असल में पुणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री ने गायब करवाए हैं
और फिर एंट्री होती है ऑडियो क्लिप की, और ये ऑडियो क्लिप किसी और का नहीं, सुप्रिया सुले का कथित तौर पर बताया जा रहा है, और उसमें नाना पटोले का नाम भी आ रहा है। बीजेपी हमलावर हो गई है, और दूसरी तरफ विनोद तावड़े के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वोट के बदले कैश बांटते हुए वो पकड़े गए हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने 3 एफआईआर दर्ज की है। अब मामला कहां से कहां पहुंचता हुआ दिख रहा है, और क्या ये राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा, इसी पर आज की गूंज। सारे खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र यादव, शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा कायंदे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गढ़वे भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सतीश केसिंग साहब वरिष्ठ पत्रकार दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। आरोप ये लग रहा है कि आपने ये काम इसलिए किया क्योंकि विनोद तावड़े को लेकर आप लोग फंस गए थे, लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता इसे कोई मुद्दा बनाएगी, खासकर चुनावों में कैश और ये बिटकॉइन के मसले को? रूपिका जी, हमने यदि ये मुद्दा बनाया होता तो सुप्रिया सुले और उनकी बातचीत जो हुई है वो हमारे कहने से सुप्रिया सुले जी ने बात की है, नाना पटोले जो बात की है, आपने तो मान ही लिया है। ये तो नहीं, कथित तौर पर है तो नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो तो सामने है ना, उसके ऑडियो तो सामने है ना, तो जांच होने दीजिए, उसमें स्पष्ट चीजें आ जाएंगी। उसमें क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि उन्होंने वार्ता किया या बिटकॉइन का मामला नहीं है, क्या उसको 14 महीने जेल 8 महीने जेल में रखा गया है, किन कारणों से जेल में रखा गया है, ये सारी चीजें तो है ना, तो ऑन रिकॉर्ड है ना। किसी को आपने 8 महीने जेल रखा है तो स्वाभाविक है कि उसका तो रिकॉर्ड होगा क्यों रखा गया है, उससे क्या बातें हुई ये भी सामने होगा। ये सारी चीजें जांच से क्यों डरना? हमने तो खुद, ठीक है, इन्होंने जब विनोद तावड़े जी पर, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हाँ। और हमारे जो है प्रतिष्ठित वहाँ के नेता भी हैं, जब उस पर कहा तो हमने तो आगे बढ़ के कहा कि आप चुनाव आयोग को जो है इस पे वो करें और जांच भी बैठाए और निष्पक्षता से जांच भी करें, और ये भी बताए कि वहाँ पर जो 9 लाख रुपए मिले हो किसके पैसे नकार रहे हैं, उतना ही कॉन्फिडेंटली सुप्रिया सुले भी नकार रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ गढ़वे साहब भी मौजूद हैं। मैं आरोप नकार नहीं, आप आरोप नहीं नकार रहे। नहीं रूपिका जी, पहली बात तो है, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बहुत स्पष्टता से ये बात कह रहा हूँ कि हमने तो स्वयं आगे बढ़ के कहा, उसी समय विनोद तावड़े जी ने बाकायदा मीडिया से कहा कि चुनाव आयोग गंभीरता से इस विषय को ले, इसकी जांच करे, निष्पक्षता से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ओके। और हमने तो नहीं आरोप लगाया, हमने तो ये पूछा है कि 9 लाख रुपए किसके हैं, ये तो आइडेंटिफाइड होगा ना। ओके। तो हम तो जांच से नहीं वो कर रहे हैं, हम तो कुछ आरोप नहीं लगा रहे हैं किसने क्या किया। ये देखिए, ना वो जांच तो भाग भी नहीं पाएंगे, सीबीआई और ईडी के रेड हो चुके हैं। जवाब देने दीजिए। मुझे न जाने क्यों एक मुहावरा याद आ रहा है, खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे। खिसकाई ये मुहावरा याद आ रहा है क्या, खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा मैंने कुछ सुना था। और वो तो कुर्सियां जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कल से, जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बीजेपी डैमेज हो रही है, आपने देखा रहेगा विरार नाला सोपारा में क्या हुआ है। बहुजन विकास पार्टी की तरफ से हितेंद्र ठाकुर जी, क्षितिज ठाकुर जी की तरफ से जो इनका मास्टर प्लान ओपन कर दिया गया और पूरी जनता ने देखा मीडिया के सामने। ऊपर से अगर आपने इवनिंग की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी रहेगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं तो डैमेज कंट्रोल होगा, ये इन्होंने सोचा था, और डैमेज कंट्रोल की जगह पे और ज्यादा डैमेज हो गया भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में। तो आखिरी कुछ घंटों के लिए इन्होंने ये जो प्लान किया है, महाराष्ट्र की जनता ये सब जानती है। देखो, आपके पास और जो भी कुछ बचा रहेगा सब निकाल ले लीजिए और चौकसी हो जाने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आप चौकसी करिए और उसके बाद 23 के बाद इसके रिपोर्ट भी आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि डैमेज हुआ है, हर्षवर्धन जी, डैमेज हुआ है कि इमेज बची है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए रूपिका, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य कहिए, गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुझे तो नहीं ध्यान में आता कोई बहुत बड़ा कोई चुनाव पलट गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। एक समय रहा होगा और ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन
चूंकि ये गंभीर मसले हैं, अगर विनोद तावड़े जहां पर थे वहां आरोप लगा कि पैसे बांटे गए तो कह दिया गया 5 करोड़ बांटे गए, अंत में 9 लाख रुपए मिले। और वो भी कमाल की बात यह है कि उसका वीडियो है, वीडियो में तो जो दिख रहा है कि वो गड्डी लहराने वाले या नोट लहराने वाले दूसरे लोग हैं। अब कोई भी ये समझ सकता है, किसी भी पार्टी का खर्च होता है, पार्टियां खर्च करती है, इस पे तो किसी को संदेह नहीं। लेकिन कोई कहे कि विनोद तावड़े जैसा राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा नेता, वो 5 करोड़ रुपया लेके बांटेगा, तो ये तो कोई नासमझ व्यक्ति ही कहेगा। तो मुझे नहीं लगता ये एक जिसको कहते हैं ना कि ट्रैप करने की कोशिश थी। महाराष्ट्र में लेकिन कौन सच्चा कौन झूठा? सतीश केसिंग साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, हाँ? वोट अगर मिले तो आदमी 5 करोड़ क्या 5 अरब भी बांट दे। तो ये कहना क्लीन चिट देना तावड़े को मैं नहीं मानता, क्योंकि 3 FIR में नाम है उनका। और दावा ये किया गया जिन लोगों ने गोरिल्ला ट्रैपिंग की, हाँ? कि भाई बीजेपी के लोगों ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, जांच होने दीजिए। और एक देखिए, बिटकॉइन का जो वोट कॉइन अभी चलाया इन लोगों ने, जिसको कहा जा रहा है कि जो IT सेल और AI सेल, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक सेल हो गया, तो भाई उसमें तो छापेमारी पड़ गई, शायद एक हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन प्रथम दृष्टया FIR में क्या तावड़े पर कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? नंबर 1। नंबर 2, देख लीजिए, मोटी बात यह है कि वो फंस गए, फंसा दिएगा। और उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखते, इसलिए 5 करोड़ क्या मिला, लोग कह रहे हैं कि 9 लाख मिला। 9 लाख मिला? अरे 9 लाख मिला तो, और 3 FIR में नाम है, 9 लाख मिला। और क्या ये गारंटी है कि सब के सब पैसा वहीं पे मिल जाएगा? अरे उतने देर में घिसका देगा, खिसका देगा। मैं नहीं कह रहा, जांच हो, जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल जांच तो जैसे बिटकॉइन की जांच हो रही है, वैसे उसकी भी जांच कराइए। नहीं बिल्कुल। और जांच अगर नहीं हो रही होती तो 3 FIR में नाम कैसे होता? आप एक तरफ कर FIR में नाम हुआ, इसका मतलब जांच तो हो रही ना। और अच्छा है कि ढंग से, बड़ी मजबूती से जांच, अच्छे से जांच। लेकिन जरा ये भी तो सोचिए, एक आरोप कि भैया वहां पैसे बांटे गए, दूसरा क्या है कि ऑडियो जिस तरह क्या है। अब सुप्रिया सुले भले कह रही हैं, लेकिन वो तो बड़ा गंभीर मुद्दा है ना कि बिटकॉइन का पैसा बेच के चुनाव में फंडिंग हो रही, बाहर से भी लोग उसमें है, फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है, तो ये तो बड़ा खतरनाक है ना। पर सतीश जी, ऐसा क्यों कि विनोद तावड़े के खिलाफ तो एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रिया सुले का आपने नाम नहीं तो लिया। मैं क्या कहा कर रहा हूं, अगर इतना होता तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए ना, कार्रवाई दोनों में होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? तो हो रही है। कोई गौरव आदमी नाम का, उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो वहां पर हुआ नल्ला सोपरा के होटल 5 स्टार में 3 कमरों की जो बात थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक? FIR, बस FIR। नहीं तो इसमें भी कौन सी कार्रवाई होगी? अरे हिरासत में ले लिया गया, ED ने आज ले लिया है। आपको पता नहीं? आप ही के चैनल पे तो चल रहा है, देखिए देखिए चल रहा है। हाँ, नहीं चल रहा है वो, लेकिन कार्रवाई तो कार्रवाई कैश फॉर किस वोट तरीके में से हुई है, वहां भी लोगों से पूछताछ हुई है। जो तीनों FIR हुए उसके आधार पर लोगों से पूछताछ हुई है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा क्या हुआ? कह रहा हूँ कि पूछताछ तो हिरासत में लेकर ही होती है ना। कोई तो ऐसे ले ना भाई चलते-चलते वहां चाय से, पिलाने थोड़ी हो नाला सकती है। सोपरा वाले को ले हिरासत में। नहीं, किसको हिरासत में लेना? जो भी पकड़ा गया है वहां पर। तो यही तो कह रहा हूँ, वो होना चाहिए ना, वो जवाब क्यों नहीं हो रहा है? वो जवाब, मैं यही तो कह रहा हूँ, 350 करोड़ धीरज साहू के यहाँ मिले तो उसका भी प्रोसेस हो। धीरज साहू गिरफ्तार थोड़ी ना हो रहे। प्रोसेस पहला भारत में ये नियम, और मैं लगातार कल भी मुझे तो आश्चर्य इस बात की है मैं कि ये वहां कह रहा हूँ पुलिस कि पहुंच भारत कैसे में गई? पैसे मिलने पर जिस तरह से कार्रवाई होती है उसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म कीजिए, पैसे मिलते हैं तो कहां से होगा? क्योंकि अंत में तो इनकम टैक्स की रिवाइज फाइल करके भी आप बच जाते हैं। हाँ ठीक है। अब मेरे साथ यहाँ जो उत्तर कह रहे प्रदेश, हो उत्तर प्रदेश का भी तो मसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं। क्या प्रभु, ये क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि रोका जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम होगा तब तो आपको वोट डालने दिए जाएंगे ना। क्या हाय तौबा मचा रहे हैं आप? रूबिका जी, कितना वोट डला है ये तो कोई छुपी बात है नहीं। वोटिंग परसेंटेज आपके सामने 2 घंटे का, 4 घंटे का और 5 बजे तक का भी है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद में परसेंटेज कितना है, खैर में कितना है, शीशामऊ में कितना है, मीरापुर में कितना है, कटहरे में कितना है। और आपके टेलीविज़न चैनल पे ही विजुअल्स देख सकते हो। पुलिस वाले ID कार्ड चेक करते हैं, जिसके पास वोटर कार्ड होता है उसे आधार कार्ड मांगते हैं, जिसके पास आधार कार्ड होता है उसे कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के आओ। और महिलाओं तक को भी जो छोटा रास्ता है पोलिंग बूथ पे जाने का, उसको रोक करके बड़े रास्ते पे ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग अलग से लगी होती है, वो पूछते हैं आप इधर से क्यों आगे, उनको वापस भेजो। तो ये तो पूरे विजुअल्स पूरे 9 सीटों पर आपने देखा होगा, कटहरी से लेकर के मीरापुर तक हर जगह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो प्रशासन है
मुझे नहीं लगता कि अब चुनाव आयोग का इससे ज़्यादा दुर्दिन आ सकता है कि वो अपने एक बूथ पर मतदाता को पहुंचा नहीं सकते। जो मतदाता पहुंच चुका है वोट कास्ट नहीं कर पा रहा है, उसे बोल रहे 2 घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद आइए, 4 घंटे बाद आइए। 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, शिकायत की गई है, इसका मतलब गलत हुआ ना। किया जा रहा है अरे वही तो सवाल पूछ रही हूँ ना, तो मैं क्या करूँ, सवाल तो पूछूंगी ना सर, आप ही के सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जवाब दीजिए शर्मा जी। नहीं देखिए, कुछ ऐसा है रूपिका जी, कुछ तड़पती भड़कती आत्माएं हैं। अब बेचारे चुनाव के हार के डर से वो पहले 2-3 दिन पहले से ही वो एक माहौल बनाने लगे हैं। कहाँ सपना देख अभी रहे हो? वोटिंग नहीं होने दिया जा रहा है जी, बुर्का को हटा के चेक किया जा रहा है जी, फलाना हुआ जा रहा है। आज तो देख रहा था मैं, अखिलेश यादव धमकी भी दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं नंगा करके मारेंगे। उनके बयानात इस स्तर पे आ गए हैं। फिर उन्होंने बयान दिया अधिकारियों को कि तुम लोग को देख लिया जाएगा, देख लेंगे तुम लोगों को। तो ये धमकी चमकी, ये जो है, ये जिस तरह की भाषा जो है ये बता रही है कि समाजवादी पार्टी के हालात क्या है। तो चुनाव से पहले इस तरह का लोगों को धमकाना चमकाना, लोगों को डराना, अधिकारियों को डराना, पुलिस वालों को डराना, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और वे इनको करना चाहिए। ये इनकी प्रवृत्ति है, ये गुंडे मवालियों की पार्टी है, उससे ज्यादा ये क्या अगर पुलिस सही काम कर रही थी तो चुनाव आयोग ने सस्पेंड क्यों करवाया? ऐसा है, चुनाव आयोग का काम है अपना काम करना, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। हम न चुनाव आयोग को कोई आरोप लगाते, न कभी हम जो है किसी सुप्रीम कोर्ट को लगाते। ये काम जो है इन लोग को मुबारक हो। अभी ये चुनाव आयोग को जो है कोस रहे थे बैठ के कि चुनाव आयोग ये है और वो है, तो ये सब काम इनका है रूबिका जी। हमें जनता के बीच से काम करना है, हमें अपने जनता के बीच जाके अपने काम के आधार पर वोट मांगना है। हमें चुनाव आयोग को गाली थोड़ी ना बकना है। चुनाव आयोग को गाली बकना धमकाने का काम है समाजवादियों का, ये गुंडों मवालियों की पार्टी और क्या कर सकती है। चुनाव आयोग ने कोई गलत क्या मोड़ दिया? आप पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया कि नहीं किया गया? 7 पुलिसकर्मी क्यों सस्पेंड हुए सर? कुछ तो गड़बड़ी होगी तभी सस्पेंड हुए हैं ना। इसका जवाब आप चुनाव आयोग से लीजिए ना मैडम। चुनाव आयोग को कुछ लगा होगा या कुछ देखा होगा तो उन्होंने कोई कार्रवाई की होगी, उसका जवाब मैं थोड़ी ना दूंगा। ये तो चुनाव आयोग का काम है और नहीं किया है तो भी उनका काम। लेकिन मैं सतीश के सिंह साहब के एक बात पर जरूर कमेंट्स करना। हाँ, मैं सतीश जो है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं जरूर कहना चाहता हूँ। और बड़े आक्रोशित भाव में बड़ा वो जोश खरोश से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक जांच एजेंसी आप ही सिंह साहब बना लीजिए, आप भी तो बहुत पीठ पत्रकार रहे हैं। एक आप ही जाके जरा जांच करके और एक रिपोर्ट ले आइए। आप जो पुलिस को धमका रहे हैं उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लोगों पे उठा रहे हैं। सीबीआई और उसका काम है जो उसमें मेन जो गवाह है उससे वो पूछताछ कर रही है। ओके सतीश, यहाँ भी वो जो है जो लोग के ऊपर है उसके ऊपर FIR किया है। अरे भाई शर्मा जी, आप लोग तो, आपकी पार्टी तो जांच पड़ताल से ऊपर उठ गई है। ये आपका पार्टी वाला कैसे राष्ट्रीय चैनल पर ये पैसा के चक्कर में फंस गया? आपकी हैसियत नहीं है। नहीं, ये सर्टिफिकेट देने की हैसियत आपकी नहीं है। कोई पुलिस को हम कहां से रिपोर्ट लाएंगे? मेरी औकात, आपकी तो हर तरह की औकात है, हमारी कुछ औकात नहीं है भाई। बिल्कुल सर्टिफिकेट मत दीजिए, हमारी हैसियत की सर्टिफिकेट मत दीजिए। हम नहीं दे रहे आपको भाई, आपकी हैसियत इतनी बड़ी है कि हमारी इतनी बड़ी बोल मत बोलिए। हम ये बड़ी बोल मत बोलिए, उतना ही बोलिए जितना आप बोल सकते हैं। ना अभी आपने सर्टिफिकेट हमें दिया ना। सतीश जी सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आप लोग जांच से परे हो गए, आपके लिए जांच होती ही नहीं है, उस आरोप का जवाब दीजिए। नहीं, मुझे बताइए कौन सी जांच से परे हुए हैं? क्या विनोद जी पर उन पर केस नहीं हुआ है? हुआ है, उसके सिस्टम से जांच भी होगी, जांच भी है, उसकी पूछताछ भी होगी। कौन कह रहा है कि हमने मना किया कि नहीं होगी? और कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जांच नहीं है? ये इनके आदि भाजपा के विरुद्ध इनके मन में कोई जहर भरा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमको लग रहा है तावड़े के खिलाफ किसके मन में जहर था, मोदी के प्रति नफरत है तो वो भी बोलने के लिए जांच अंदरूनी रूप से करा लीजिए। देने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कराइए। हम काहे करवाएंगे? आपका पार्टी का बात है, हम क्यों कराएंगे? हमने तो एक तस्वीर देखी और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो गया। जांच भी कराइए ना। और ये राष्ट्रीय चैनलों पर हुर्र चल रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग लेट हो गए शर्मा जी। ये बिटकॉइन वाला शाम को ही कर देना चाहिए था। आज 11 बजे संबित जी को देखा मैंने, और रात में 10 बजे लोग सो जाता होगा, कल भोरे वोट देना है।
आप लोग लेट हो गए, 6 बजे निकल जाते ना तो बिटकॉइन इसको लेके डूब जाता। ऐसा है सिंह साहब, ऐसा है, ये बिना मांगे आप सलाह दे रहे हैं लोगों को। आपके सलाह की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी पार्टी को। आप अपना सलाह अपने घर पे रखिए। जब हमें कब प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है, क्या चीजें हमें किस समय में रखना है, ये हम तय करेंगे। आप अपना सलाह अपने घर में रखिए, आप अपने ही घर लोग वालों तय को करते हैं और शर्मा जी पड़ोसियों को आजकल। दीजिए। हमें मत दीजिए। हमें सतीश जी हैं? अरे तो भाई नहीं, वही नहीं, तय करेंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि पुराना वाला सिस्टम रहे कि मंत्रालय किसको देना है, पत्रकारों से फोन करके पूछा जाए? हाँ, ये बाटा setting करते वेटिंग थे, हो। वही दिन हाँ, इनको सतीश जी याद क्या है। चाहते हैं कि वो वाला जमाना दोहराया जाए कि के शर्मा जी क्या चाहते हैं वो ये पत्रकारों को, एडिटर को ना फोन वो करके हो पूछे। ना आज वाला हो, दोनों ऐसा ही और वो है। वहां से फोन करके बोले कि भाई बताइए मंत्रालय कहाँ किसको मिलना है। ना वो वाला हो ना आज वाला हो। नहीं तो फिर रूबिका कौन जी। वाला बनी हुई हो इन लोग की हर्षवर्धन ना। जी, कौन वाला हो फिर? देखिए रूबिका जी, ये मसला गंभीर है और ये नाक निश्चित ब्लॉक तौर में घूमने पर वालों की आदत बनी हुई है दांत इसकी- पात क्लाउड बात में। की जांच ढंग से कराई जानी चाहिए। ये साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को फंसाने की साजिश हुई है। और एक बात मैंने कल भी कही थी, फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो वसई विरार का इलाका है, ये इलाका ठाकुर परिवार का इलाका है। हितेन ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज वहां से विधायक भी है। हाँ। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ, आप उस घटनाक्रम को देखें तो एक अलग तरह के दबाव बनाकर उसमें फंसाने की रणनीति थी। बहुजन विकास अघाड़ी का एक पार्टी प्रत्याशी वो ठीक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, कहीं उसकी भी एक प्रतिक्रिया तो नहीं थी। और हो सकता है, जिसकी बार बार बात कही जा रही हितेन ठाकुर की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कुछ किसी ने उनको कहा कि ऐसा हो रहा है। वहां क्या हो रहा था, कैसा हो रहा था, अलग बात है। लेकिन कोई अगर कहीं बैठा हुआ है, अरे कार्यवाहक सरकार में गृह मंत्री भी देवेंद्र फडणवीस है भाई हर्षवर्धन जी। हाँ, तो आप इशारा किसकी तरफ कर रहे नहीं, हैं? मैं क्या किसी कह के रहे हैं? प्रति इशारा नहीं कर रहा हूँ। ये ना आप अरे भाई उनका दावा, ये ना इसका ऐसा है जांच तो सतीश होना जी। चाहिए। वो ठाकुर ऐसा है ना, ठाकुर बारे के बारे सतीश में जी आप जानते ऐसा हैं। है, आपको पिटाई करनी है ना तो फिर पिटाई कीजिए। आप कंबल में लपेट के ऐसे पिटाई करने से कोई फायदा नहीं होगा कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा जी, इस वक्त कम वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। यहाँ हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम तो जमीन पे भी थे, लेकिन इतनी कम वोटिंग होगी, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसका अभी कोई इमीडिएट कोई निष्कर्ष पे आ नहीं सकते। इसका बाद में एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये कम वोटिंग क्यों हुई, क्योंकि लोकसभा में भी इसी प्रकार का था और अब विधानसभा में भी यही है। मुझे नहीं लगता इसका कोई तुरंत हमें कोई रिप्लाई आंसर मिलेगा। और थोड़ा मनीषा जी, सोचना ये जो पड़ेगा। ये बिटकॉइन वाला मसला चला है, विनोद तावड़े के ऊपर आरोप लगा कि कैश बांट रहे थे, ये जमीन पर किस तरीके का इसको लेकर रिएक्शन आप देख रही हैं? देखिए, ये जहाँ तक विनोद तावड़े जी का जो मामला दिखाया जा रहा है, तो उसमें देखिए हमेशा ऑपोजिशन क्या कहती है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अब ये रूलिंग पार्टी के नेता है, उन पर एफआईआर हुआ है, अब तो इनको चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ऑपोजिशन के लोगों पर ही, जब ये बैग्स का चेकिंग का मामला हो रहा था तो उद्धव ठाकरे जी खामखा खफा हो रहे थे कि उनकी बैग चेक कर रहे हैं, जो अधिकारी बैग चेक कर रहे हैं उनके ऊपर बरस रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे। तो अब उनको खुश होना चाहिए कि सिटिंग पार्टी जो लीडिंग पार्टी है उनके भी लोगों के पर एफआईआर हो रहा है। तो अभी ये जो इनका हमेशा का रहता है कि ईडी मैनेज हुआ है, कोर्ट मैनेज हुआ है। देखिए ना, आखिरी कुछ वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। ईशा अंबानी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पेडर रोड पर ये वोट डालने के लिए गई है। मलाबार हिल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर वोट डालना है, और इस वक्त वोट डालने के लिए ईशा अंबानी पहुंची है। तस्वीरों में आपको दिख रहा है, आपसे कुछ ही देर पहले हम ही ने आपको ये स्क्रीन पर दिखाया था, सारे बड़े चेहरे। अभी कुछ देर पहले सलमान खान आए, उससे पहले हमने आपको दिखाया था मुकेश अंबानी पहुंचे थे अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ, अपने बेटे अक्षय के साथ, और अब आकाश, माफ़ कीजिएगा, आकाश के साथ। और अब यहाँ पर परिवार की एक और सदस्य ईशा अंबानी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। लेकिन ये परेशानी का सबब है हर्षवर्धन जी कि वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में बहुत कम है। नहीं, मुझे लगता दुखी है करने वाला है, ये सचमुच दुखी करने वाला है। लेकिन इसमें एक बात मैं बार बार कह रहा हूं और ये बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं,
चुनाव आयोग को जरा अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी में विशेष करके ये चेक करना चाहिए कि वोटर लिस्ट जो है वो सचमुच ठीक है या नहीं। वैसे तो बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि लोग इतना माइग्रेशन इतना हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर वो किराए के घर पे चला गया, मुंबई जैसी जगह पर, ठाणे जैसी जगह पर, नागपुर जैसी जगह पर, पुणे जैसी जगह पर, तो फिर वो वहां वोट करने जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल दिखता है। लेकिन उसके बावजूद जो शहरी वोटर है, अगर वो नहीं, अगर मुकेश अंबानी और जो देश के बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, अक्षय कुमार है, वो जा सकते हैं, तो भैया आप काहे नहीं चले जा रहे हो? कम से कम इतना तो सोचो ना कि आपके वोट से जो चुनकर आएगा उसके खिलाफ आप बात करने के लिए एक अधिकार भी रखते हैं। और मुझे लगता है कि इस पे और ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। लेकिन अब और क्या किया जा सकता है सतीश जी? वेंसडे को रखा भाई कि आप लोगों की छुट्टी में भी खलन ना हो। आप लोगों की चाहत है कि भाई हम थक हार के अब फ्राइडे रात को हम निकल जाते हैं, सैटरडे संडे हम लोग बाहर रहते हैं और उसके बाद मंडे आते हैं। अब वेंसडे को रखा, वीकेंड पर भी नहीं रखा, अब क्या कर लें सर? अब वीडियोग्राफी से डिजिटल वोट कराने का वक्त आ गया है। घर से निकल के खर्चा बहुत लगता है मतदान केंद्रों तक। मैं भी जाता हूँ तो हमको 150 रुपया लग जाता है। तो आप डिसाइड कर पहली लीजिए, बात बैलेट पेपर होना चाहिए कि डिजिटल होना चाहिए? नहीं, सुनिए ना, डिजिटल है। हाँ। अरे ईवीएम में होगा, वहां से क्लिक करके वोट दे देगा, उसकी बात की जा रही है, होगा भी। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, बगल ही में प्रोफेसर साहब काट रही है। तो पहले रुकिए, पहले बगल में प्रोफेसर साहब बैठे। प्रोफेसर साहब कर लें, मैं एक बात डिजिटल कर लें, पहले एक बार पूछ रहे, डिजिटल कर लें? दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। तो देश के लोकतंत्र को मजबूत अगर करना है तो हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना पड़ेगा ना कि आपके बूथ को मजबूत करना है तो बैलेट पेपर से करवाना है। दूसरी बात रुबिका जी, जो ये निराशा वोटर्स में होती है, ये कहीं न कहीं क्रेडेंशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकारी खरीद ली, उसके बाद महाघोटाला का महायुक्ति गठबंधन है ये, मतलब अजीत पवार को ले आए, पता नहीं कितने लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे भाई, और घोटाले की पकड़ कर रहे हैं अभी। पहले तो और सुन लीजिए, करना पड़ेगा घोटाला उन्होंने किया है कि नहीं किया। अरे है तो मोदी जी ने बोल दिया तब किया है। मैं इसीलिए मोदी जी झूठ बोलते था, बोल दीजिए। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मोदी जी अगर झूठ बोल के चले गए तो आप बता दीजिए। कहा मोदी जी ने लिया, बिल्कुल अजीत पवार को बोल दीजिए उन्होंने झूठ बोला, मान लीजिए घोटाला नहीं किया। मैं यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लिया, अगर वो अजीत पवार तब भ्रष्टाचारी थे तो आज भी भ्रष्टाचारी है। मैं इसमें जरा सा मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक क्या जांच, लेकिन आज के डेट में आप लोग जान लीजिए, आज के डेट में मेरे सूचना के हिसाब से बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और अजीत, क्या नाम, हेमंता बिस्वा, तो और अजीत पवार पर कोई केस नहीं है। ये बात साफ साफ हो गए, साफ हो गए। निर्मा में साफ हुए सर, अजीत पवार से तो मैंने निर्मा में साफ हुए, जांच से नहीं साफ हुए, मैं साफ हो गए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात लाइन बोल रही हूँ, जो वोटर कम गया, वोटर कट गया मतदान केंद्रों से या वोटर बट गया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये वोटर जो कटा है मतदान केंद्रों से, इसकी गूंज रूबिका जी कहीं न कहीं जरूर होगी, क्या आप जान लीजिए। कहाँ होगी बताइए? भाई ये हिंदू मुसलमान का अगर वोट करते हैं तो कोई मुसलमान तो ज्यादा वोट देवे करता है। तो और हिंदू नहीं निकला है, आप ये कह रहे हैं हिंदू बढ़ गया? क्या पता, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, मैं कहाँ से बोल अच्छा लग रहा है आपका ये क्वेश्चन मार्क का अंदाज। बताइए अरे मतदाता भी तो आजकल नोट दाता आप कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये हिंदू बटे हुए नहीं तो कहीं नजर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मुसलमान तो पहुंचा है भाई, तादाद में पहुंचकर वोट किया है, पहुंचता है, मैं कह रहा हूँ। चलिए मैंने मानिए पहुंचता है। ऐसा है रूबिका जी, सिंह साहब एक आध दिन और खुशियां मना लें। अरे शर्मा जी, आप हमारे मित्र हैं भाई, समाप्त भी हो जाएंगे, एक दो दिन रहेंगे। लेकिन मैं इतना ही आपको एक उदाहरण देता हूँ। हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो वोट परसेंट कितनी थी? वोट परसेंट भी तो यही लगभग 60-65% ही रहा। और खासकर जो शहरी क्षेत्र थे, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पलवल हो, चाहे आपके फरीदाबाद हो, यहाँ तो 40-45% से ज़्यादा पोल नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ बम्पर वोटों से जीती। यहीं हमारे कैंडिडेट कोई 45,000 से जीते हैं, कोई 56,000 से जीते इस बेल्ट में। तो ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीके से पोलिंग के तरीके हैं। नहीं ठीक है, इससे इस एक साथ ऐसे जोड़ के नहीं देखा जा सकता, और मैं इसीलिए उदाहरण के साथ आपको बताया। नहीं के शर्मा जी, मैं जानती हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हर चीज को पढ़ते हैं, वहाँ के गणित को समझते हैं, तो वो बड़ी डिटेल में बातचीत हो जाएगी। मैं संक्षेप में जानना चाह रही हूँ, ये कम वोटिंग जो परसेंटेज है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आप लोग नर्वस हैं इस बात को लेकर? देखिए, इस कि आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ।
नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात तो बहुत स्पष्टता से आज रूपिका जी कह रहा हूँ, देखिए चुनाव समाप्त होने वाले हैं, हाँ। मात्र 1 घंटे बाकी। झारखंड में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, कोई कितनी छाती पीटता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। रही बात महाराष्ट्र में भी हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत को प्राप्त करेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कितना भी यहाँ चिल्लाए बोले, कोई भी नाटक नौटंकी करता रहे, कुछ भी प्लांट करता रहे, महाराष्ट्र में से बता दे रहा हूँ। मेरी आखिरी एक कमेंट ले लीजिए, मेरी आखिरी कमेंट ले लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में जो सबसे कम ये जो वोटिंग परसेंटेज है, ये सरकार के खिलाफ एक जनता का अपना रुख जनता ने बता दिया है, ये सरकार के खिलाफ जाएगा। और यही हुआ था लोकसभा के वक्त भी। आपने देखा महाराष्ट्र में 42 से जब 15 तक आए तो उस समय भी कम परसेंटेज महाराष्ट्र में देखा गया और अभी भी वही है। सरकार के कामों से जनता संतुष्ट नहीं है और उसका यहाँ पे आपको परिणाम देखने में आएगा। और जो बौखलाहट हो रही है उसका आपने नतीजा देखा कल विनोद तावड़े जी के बारे में महाराष्ट्र में। और आज इनको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं, बिटकॉइन या भी जो भी इनके पास पेंडिंग रहेगा। लेकिन आज महाराष्ट्र की जनता ने अपना जो भी मत है वो बंद कर दिया है पेटियों में। 23 को खुलेगा। हरियाणा में 2% गिरा था वोट परसेंटेज, सरकार के शर्मा बना ले गए थे। यस, महाराष्ट्र में 2 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी के 22 स्टेट नीचे जा चुकी है। आप समझ रही है, 2 लाख वोटिंग की लिखी सिर्फ कम है। महाराष्ट्र का लोकसभा का अगर आप वोटिंग देखोगे, सत्ताधारी पक्ष और अपोजिशन में सिर्फ 2 लाख वोटों का कमी है। कड़ी होगी टक्कर कि क्लीन स्वीप होगा, कड़ी होगी टक्कर कि क्लीन स्वीप होगा। यस। और दूसरी चीज ये जो बिटकॉइन का टॉपिक, ये बताइए कड़ी टक्कर होगी कि क्लीन स्वीप होगा? नहीं, यहाँ पे कड़ी टक्कर कहीं नहीं है। महाराष्ट्र वन साइड चल रहा है, क्लीन स्वीप होगा यहाँ पे। आप देखिए 160, 165 भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे जो उनके गठबंधन है, जो अलग अलग पार्टियां उनके साथ 2-3 पार्टियां दूसरी जिनको हम लोग गुट कहते हैं, वो सब उनका सबका नामो निशान मिटने वाला है। आप देखिए 165, 170 तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जा रही है। ओके, डन है सर। सर्विस भी कहते हैं। मनीषा जी जवाब दीजिए। यूबीटी में तो गुट है। अच्छा, यूबीटी गुट है। जिसका आप एक भाग हुआ करते थे मनीषा जी, मनीषा ताई, आपको हम बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत मानते हैं और आज भी मानते हैं। लेकिन जो हुआ है ना वो सही नहीं हुआ है, ये आप भी अंदर से जानते हैं। लेकिन क्या है, आपको बाद में प्रवक्ता बने, दिल में कुछ बातें होती है जो आप नहीं कह सकती, कुछ बातें होती है जो नहीं कह सकती मनीषा ताई आप। हम आपको आज भी मानते हैं। मैं तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ अनिल जी। अभी आप तो बाद में प्रवक्ता बने, हम सब निकल गए तब आप प्रवक्ता बने। पहले तो मैं नहीं जानती थी कि आप यूबीटी में कभी थे कि नहीं, मगर जिस प्रकार वोटरों के साथ गद्दारी हुई, शिवसेना एक नौजवानों की पार्टी और आपको कोई हर्ज है? 2019 के मैंडेट के साथ गद्दारी हुई है और ये लोगों ने देखा है। शिकायत है? देखिए, हम आपको मानते हैं मनीषा ताई, हम आपको मानते हैं, लेकिन आपने जो विचारधाराओं को अपनाया है, जो शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में पैरों पर सौंप दिया है ना, गालियां देने वाले के साथ आप जाके बैठे। आपने कौन सा भारत रत्न दे दिया? मनीषा जी, रूबिका जी परेशान हो जाएंगे इस बात से। फिर रूबिका जी देखो, आपके कोर्ट में मैं बॉल डाल रहा हूँ। ये स्वतंत्र की सावर है। हमारे परेशान होने से पार्लियामेंट में आपके लोग भाग कर कौन किसका सम्मान कर रहा है, कौन किसके जाने से किसको जगह मिल गई है, महाराष्ट्र की राजनीति में भी तय होने वाला है। कौन सी शिवसेना, कौन सी एनसीपी बचेगी, ये भी इस बार तय हो जाएगा। ओके, उसी का इंतजार है। 23 तारीख अभी तो एग्जिट पोल वाले नतीजे भी आने वाले हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, खासकर जो नेता हमारे साथ जुड़े थे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।